बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और PMLN में इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें नहीं जितनी शायद हम लोगों को नज़र आती हैं। जमातें मुख्तलिफ हैं, नज़रिए मुख्तलिफ हैं, बातें मुख्तलिफ हैं, लेकिन लड़ाइयाँ एक ही किसे जैसी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ही में इख्तलाफ राय बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि शायद 2018 की स्ट्रैटेजी को एक बार फिर देख लेते या उसमें नजरसानी कर ली जाती तो फिर मामलात शायद डिफरेंट होते। ये परसों के एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा था, लेकिन इसकी तरदीद सामने आ गई और तरदीद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से आई है। शहबाज शरीफ साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या फरमाया, पहले वो सुनिएगा। मैं ये कहूँगा कि अगर 2018 के इलेक्शन से पहले हमारी अगर इज्तिमाई मशावरत के साथ अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियाँ नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते। ये मैं आज भी बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ ये बात। देखिए, गलतियाँ इलेक्शन में गलती सियासी जमात की हो नहीं सकती। सियासी जमात तो इलेक्शन लड़ने जाती है। हम तो अपने 5 साल के रिकॉर्ड पे खड़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी ये कहता हूँ और हमेशा ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान की तारीख़ की बेहतरीन हुकूमत जो थी, ये 2013 से 2018 की मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जिसने पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल को हल किया, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। तो मैं किसी उसमें गलती का एतराफ़ नहीं कर सकता हूँ कि हमारी कोई ऐसी गलती नहीं थी। हम इलेक्शन में गए, जो कुछ इलेक्शन में हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। तो क्या पार्लिमानी सियासत में मुफाहमत और अवामी सियासत के अंदर मुजाहमत की स्ट्रैटेजी पर गामजन हो चुकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? दूसरी तरफ अगर हुकूमत की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो हुकूमत में भी मामलात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। एक ग्रोह, एक धड़ा ऐसा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो कि बहुत सारे लोगों को वजीर आजम के इर्द गिर्द आने से रोक देता है। ये बातें शहर इख्तदार के ऐवानों की गलियों के अंदर जबान ज़दे आम है और ये भी बड़ा वाज़े हो चुका है कि वो लोग जो किसी ज़माने में वज़ीर आज़म साहब के कुर्बत हासिल किए हुए थे, अब वो वहाँ नहीं मौजूद। अभी शहजाद अकबर साहब एहतसाब के जो मुशीर हैं, वो बजाय ये कि एहतसाब की तरफ ध्यान दें, वो बहुत सारे अपने ज़ाती मामलात की तरफ ध्यान दिए हुए हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान को एक और खर्चा पड़ गया है। यूके की अदालत के अंदर ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर $1.2 मिलियन देना पड़ेंगे नैब को, पाकिस्तान हुकूमत को, और अगर नहीं देंगे तो यूनाइटेड बैंक को देना पड़ेगा। ये मामला क्या गफलत की वजह से है, क्या गलत हमारी प्रोसिक्यूशन की तरफ से है, क्या मसला हुआ, इस हवाले से भी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कश्मीर के वजीर आजम की रेस, अभी कौन सा घोड़ा सबसे आगे जीतेगा और कौन वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बराजमान होगा, ये भी एक अहम सवाल है। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टसल पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। 3 कंटेंडर्स हैं जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा फोरफ्रंट के ऊपर बैरिस्टर सुल्तान हैं और तनवीर इलियास हैं। किसका पलड़ा भारी होगा, ये भी कश्मीर के लिए बड़ा ज़रूरी होगा। लास्ट सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, लेकिन सियासी सेगमेंट की तरफ सबसे पहले बढ़ेंगे। हमारे साथ जो सियासी सेगमेंट के लिए मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SAPM हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और कामयाब जवान को लीड करते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। उस्मान डार साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। लगते बड़े मुख्तलिफ हैं आप लोग, PMLN अलग है, बयानी अलग है, PTI अलग है, उसके बयानी अलग है, लेकिन अंदर खाने लड़ाइयाँ सब में चल रही हैं। हुकूमत के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला है? हुकूमत के अंदर तो कम से कम यूनाइटेड होना चाहिए, यूनिटी होती है। देखिए निका, हम इनसे कैसे मुख्तलिफ हैं, मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज मेरा पहला टॉक शो है आपके साथ, GTV और उनकी मैनेजमेंट को और आपके व्यूअर्स को माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू। देखिए, हमारा और इनका फ़र्क क्या है, हम हैं 1 लीडर 1 पार्टी। ये तो अभी मरीम नवाज़ लीडर बनी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब बने हुए हैं, कभी कभी हमज़ा बाहर आ जाते हैं, फिर लंदन से मियाँ नवाज शरीफ भी जाग जाते हैं। तो इस पार्टी की तो समझ ही नहीं आ रही कि असल भागदौड़ किसके पास है। ये वाहिद पार्टी है जिसमें सदर और नायब सदर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, चाचा भतीजी में जंग जारी है बयानिए की, मुफाहमत, मज़ामत, कन्फ्यूज़ है टोटल पार्टी।
पीटीआई में एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है और सारे उसको मानते हैं, कोई दूसरा बयान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी जमात पूरी एक पेज पे हम। तो ये कहना कि हम इनकी तरह इख्तलाफात में बटे वो नहीं है जिनका आप जिक्र कर रही हैं। अगर शहजाद अकबर साहब को लेके आपने बात की है, देखें उनके ऊपर अटैक किया गया और एक ऐसा प्रोपोगंडा किया गया है झूठा, जिसको मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया, उसको उन्होंने परस्यू किया, उसको जो भी उसकी। लेकिन अपने काम को तो ना छोड़े ना, ये ब्रॉडशीट ने आपके ऊपर 1.2 मिलियन डॉलर का जो है जुर्माना। ये जो आप ये भी ज्यादती है अगर आप शहजाद अकबर साहब पे डाल रही हैं, इसलिए कि ये केस तो हमारी हुकूमत के आने से पहले के चल रहे थे, केस भी हमारी हुकूमत में आने से पहले हार जाते हैं। सारा कुछ तो बेड़ा गर्क हमारे आने से पहले हो चुका है। तो तब्दीली कैसे आई फिर? देखिए हम तो फाइट करेंगे एंड तक। हम तो पब्लिक का एक्सचेकर का जो पैसा है टैक्स पेयर का है, आहर तक जाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। कौन सा अभी दे के तो आपके प्रोग्राम में आए हैं। मजे की बात ये उस्मान डार साहब, आज फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि वजीर आजम साहब को बहुत फिक्र है टैक्स पेयर के पैसे की, इसीलिए वो वजीर आजम हाउस में भी पब्लिक के लिए ओपन करना चाह रहे हैं उसे, उधर यूनिवर्सिटी भी बनाने के लिए बजट भी दे चुके हैं। लेकिन बात यह है कि 13 अगस्त 4:30 बजे तक यूके के टाइम तक आपको ये पैसे देने हैं। अब उससे पहले कोई कानूनी चाराजोई करने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मेरा तो ख्याल है कि शहजाद अकबर साहब इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई पोजीशन लेंगे और बेहतर वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये सारा उनका डोमेन है और वो क्या आगे इसकी कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके नाजरीन को यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत आखिरी हद तक जाएगी इस पैसे को बचाने के लिए, जो कि हमारा कसूर नहीं है। ये जो साहब बैठे हैं इनके वक्त में ये सारा कुछ हुआ, पीएमएलएन के दौर में हुआ, इन लोगों की हुकूमतों में ये केसेस खुले चले हारे गए। इनसे पूछने वाली बात है कि इन्होंने क्यों नहीं उस केस को सीरियसली लड़ा, इसलिए कि उसमें एवन फील्ड अपार्टमेंट और सारी बातें चल रही थी, इसलिए इन्होंने वहाँ मुकमका करने की कोशिश की। कहीं ये केस जीत गए, खुल गए, हुकूमत सरकार रियासत, तो जो ये बयानियाँ लेके आए थे हमारे अपार्टमेंट्स नहीं है, हमारी बाहर ज़्यादातें नहीं है, सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। तो बेहतर है कि इसके ऊपर तारक फजल चौधरी साहब बताएंगे क्यों नलायकी का इन्होंने मुजाहरा किया। राइट। अच्छा, हुमान डार साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल रेज किया है। अब वो सवाल तो बनता ही बनता है, और एक पॉइंट इससे पहले जो कह रहे थे कि हम नहीं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं डिवाइडेड है, पीएमएलएन में तो डिवीजन ही डिवीजन है और वो डिवीजन खत्म ही नहीं हो रही है। और ये सिर्फ उस्मान डार साहब नहीं, ये विफाकी काबीना के और बहुत सारे मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं। शेख रशीद ये कहते रहे नून में से शीन अलग होने वाली है, शीन लीग अलग है। अब तो आप लोगों ने खुद ही साबित कर दिया ना कि आप लोगों में इतनी बड़ी दरार है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं 2018 में कुछ गलत हुआ, और एक तरफ शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक हुआ, इसमें क्या गलती थी, जो किया ठीक किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। यानी क्या देखें, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो जो आपने सवाल किया हमारी पार्टी की लीडरशिप के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर और कायद हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और उनकी क़यादत पे और उनके जो फैसला है, जो भी मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं या इससे पहले चले हैं या माजी में जिस तरह पार्टी चलती है, उनका फैसला हमेशा हतमी फैसला होता है और सारे उस पर आमीन कहते हैं। यही बात अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी की, वो मेरे कायद भी हैं, मैं लीडर हूँ, हमेशा से कह रहे हैं। शीन और नून की बातें करने वाले आज नहीं, पिछले 35 साल से ये गुफ्तगू हो रही है कि शहबाज साहब पार्टी को छोड़ रहे हैं या शहबाज साहब भाई के खिलाफ हैं, वज़ीर आज़म बन रहे हैं। उन्होंने नाम लेके कहा कि किस किस दौर में मुझे वज़ीर आज़म बनने की ऑफर हुई कि आप नवाज शरीफ का साथ छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, ना आइंदा उन्होंने छोड़ना है। तो जो लोग सियासी मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकते, वो ये सारे शोशे छोड़ रहे होते हैं कि जनाब ये बयानिया में तजाद आ गया, फलां आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब ये शोशा तो ये तब तक रहता ना जब तक आपको इतनी बड़ी दरार सामने ना। आपको याद होगा इससे पहले 2018 के इंतखाबात के अंदर हमजा शहबाज साहब ने आकर ऑन एयर टीवी पर ये कहा था कि नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बयानिया मुख्तलिफ है, इसको जरा मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। आज भी वही बात हो रही है, दरार तो है ना। देखें जी, जैसे आप दरार कह रही हैं, मैं उसे एक जमहूरी पार्टी और हमारे इख्तिलाफ राय होता है जब भी पार्टी मीटिंग्स होती हैं, जब भी सेकंड टीयर थर्ड टीयर लीडरशिप बैठती है, फर्स्ट ईयर भी है, तो हम आपस में अपनी राय को खुल के इजहार करते हैं। आप इसको इख्तिलाफ राय कहें, लेकिन हम इसे जमहूरी अंदाज से अपना अपना नुक्ता बयान करना कहते हैं। और मैंने आपको की है कि शेख साहब का बयान, बाकी बहुत सारे और लोग ख्वाहिश, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया एक है, ये दो हैं, ये पार्टी का अपना एक मसला है और हम जानते हैं कि हमने अपनी पार्टी के मामलात को कैसे चलाना है। बाकी बात जो अभी आप ब्रॉडशीट की कर रहे थे, मेरे भाई उस्मान डार साहब जो सियालकोट होते हैं तो वहां तक मेरा ब्रॉडशीट पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लगता है, वो तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। सारा मलबा हमारे ऊपर डाल दिया है।
कि जनाब ये इन्होंने मुकमका करने की कोशिश। मेरे भाई ब्रॉडशीट के तमाम जो तहकीकात हो रही थी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो रही थी, हमारी लीडरशिप के खिलाफ हो रही थी। ब्रॉडशीट को हायर किया गया था हमारे खिलाफ तहकीकात करने के लिए, और उसके बाद जो इल्जामात लगाए गए मियां नवाज शरीफ साहब पे कि फलां जगह भी इन्होंने करप्शन की हुई है, $multi-million और पाउंड, जो जिसमें 1 रुपया साबित नहीं हुआ। आप जिस कंपनी से ब्रॉडशीट का आपने मुआहदा किया था, उस कंपनी ने वो पैसे भी मांगे आपसे कि आप तो कह रहे थे जनाब कि अरबों खरबों रुपए मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो करप्शन की नजर हो गए हैं, उसमें से भी हमें कमीशन दें। ये अब जो आप दे रहे हैं उनको हर्जाने की रकम, ये बुनियादी तौर पे वो पैसे हैं जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहे थे, लेकिन असल में इनका वजूद नहीं था। तो लिहाजा आपके दौर में आपके वकला की टीम ने और आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ने ब्रॉडशीट को जिस तरह टैकल किया, जिस तरह उनसे ब्लैकमेल हुए, ये पूरी कौम ने देखा है। राइट। अच्छा चौधरी साहब, मैं जरा उस्मान डार साहब की तरफ जाना चाहूंगी। देखिए, आप डाल रहे हैं PMLN पे, वो डायरेक्टली आप पे डाल रहे हैं। मामला जो है ब्रॉडशीट का मुशर्रफ साहब के ज़माने में शुरू हुआ था और उसके बाद फिर आगे चला। अब आप लोगों ने हाइप तो दी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सर्टन एविडेंसेस तो ढूंढ रही थी ना करप्शन के खिलाफ, ये बात तो आप मानते हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इसको ऑन क्यों नहीं करते कि ब्रॉडशीट वाला मामला भी हमें हेल्प कर रहा था, सारी चीज़ें। ब्रॉडशीट वाला मामला हेल्प नहीं कर रहा था, आपने दुरुस्त फरमाया, यही मैं इनको कह रहा था ना। हमारे दौरे हुकूमत में ये केस बनाया गया थ्रू ब्रॉडशीट, इसलिए इन पे डाला कि ये लोग ना अपील में गए। जब इनकी गवर्नमेंट आई, मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में जो भी केस का फैसला आता है, और फिर इनके दौर में उसको आगे लेके बढ़ा नहीं जाता, इसलिए कि उसके अंदर वही अपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तानियों जिसमें अब्सकॉन्डर नवाज शरीफ ने पनाह ली हुई है। इन्हें पूछे ना नवाज शरीफ ने कहाँ पनाह ली हुई है, लंदन में। तारफ अजीज चौधरी साहब, आपके लीडर मियाँ नवाज शरीफ जो इश्तिहारी हैं, लंदन में कहाँ पनाह लिए हुए हैं उन्होंने? वही तरीही अपार्टमेंट पाकिस्तानियों जो कहते थे ये तो हमारे है ही नहीं है, जिसमें इनकी मोहतरमा मरियम नवाज कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर वो भैया आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारे हैं, ये तो हमारी बहन भी है इसमें। तो मकसद ये है कि कौम सुन चुकी है कि इनकी क्या तारीख रही है अपार्टमेंट को लेके, अब ये कहना जी कि सुन चुकी चलें, लेकिन आप लोगों ने इस बारे में कर क्या लिया? द प्रॉब्लम इज, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि इतने सारे केसेस हुए, पाबंदे सलासल भी हुए, PMLN की लीडरशिप जिसके अंदर से नवाज शरीफ साहब भी, जो कि एट दिस पॉइंट इन टाइम बाहर हैं, शायद इधर होते तो वो भी शायद पाबंदे सलासल होते, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, सारे पाबंदे सलासल रहे। लेकिन आप लोग क्या क्या प्रूव कर सके, दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, इनसे पूछे ये अपनी बेगुनाही में क्या क्या सबूत दे सके। सारे जमानतों में बाहर है, पूरी की पूरी PMLN की लीडरशिप जमानतों पे बाहर है। ये तो जमाती जमानत पे चल रही है। बताए ना किसी एक लीडर का जो क्लीन चिट लेके निकला इनमें से, अभी तक भी अदालतों से जमानतों पे बाहर निकले हुए हैं, केसेस चल रहे हैं इनके। इनसे पूछा करें कि जो आपसे पूछा गया है, देखिए जब असासा सामने आ जाता है तो ये आपके ऊपर बार है, जिसका असासा सामने आता है बनाया कैसे है। अब मैंने घड़ी पहनी है अपने हाथ पे, आप मुझे पूछे जी घड़ी कहाँ से ली है, मैं आपको रसीद दिखाऊंगा कि ये देखें जी मैंने इस तरह ये अपनी घड़ी अपने पैसों से ली है या मुझे किसी ने गिफ्ट की है। इसी तरह जब इनके असासे पकड़े गए हैं, देखिए अनिका गांव में जो मुझे किसान सुन रहा है उसके पास भी ट्रैक्टर की रसीद होगी, साइकिल वाला जो सुन रहा है वो साइकिल की रसीद रख के बैठा होगा, मोटरसाइकिल वाला। इनके पास अरबों खरबों के जो असासे हैं, रसीदें ही नहीं है। इनसे पूछे शहबाज शरीफ ने क्या दिया अदालत में, क्या दिया नैब को, क्या चले छोड़े मीडिया को क्या दिया, इनसे पूछे। आज तक मीडिया को कुछ भी नहीं दिया। मीडिया अदालत तो नहीं है, हमारे जराए हैं, ये वसाइल थे, ये हमने पैसा ऐसे बनाया। सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए ये बैठ जाते हैं। ये पॉलिटिकल नैरेटिव की मैंने बात करनी है, चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। इतने सारे इल्जामात की बौछार की है तारिक फजल चौधरी साहब आप पे, आपसे जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले इतने सारे इल्जामात की बारिश की है डॉक्टर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे उस्मान डार साहब ने कि वन लूजेस काउंट एज वेल, कि आप लोगों ने जो जो असासे हैं, जिन जिन को डिनाई किया, वो सारे असासे अल्टीमेटली आप लोगों के निकले। लेकिन अभी एक सवाल जो सारे ही पूछना चाह रहे हैं और जो सारे ही जानना चाह रहे हैं वो ये है कि ठीक है आपके लीडर PMLN के लीडर
और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये तमाम मामलात को फेस करने के लिए पाकिस्तान कब आएंगे, इंक्लूडिंग जो आप जवाब उस्मान डार साहब का देना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ इसको भी ऐड कर लीजिएगा। देखिए, ब्रॉडशीट मैं पहले अर्ज की, पहले वहां से शुरू करता हूँ। वो खालिसतन एक टेक्निकल मामला है, लेकिन आप वो टेक्निकल मामलात का जब आप बारीकी से वाकिफ ना हो तो फिर आप उसमें पॉलिटिकल शॉट्स खेलते हैं। तो इसलिए उस्मान डार साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वो एक सियासी अंदाज से इसको टैकल कर रहे हैं। जमीन नवाज शरीफ साहब कहाँ बैठे हैं, फलां कहाँ बैठे हैं। बात यह है, मैं दोबारा मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ कि यही अपार्टमेंट के जो आपने इल्जामात लगाए थे कि ये करप्शन के नतीजे में लिए गए हैं, उसका कमीशन ब्रॉडशीट वाले मांग रहे हैं। साबित आपसे कुछ नहीं हो सका। तो ये सिर्फ आपकी जबान और गुफ्तगू की वजह से आज पाकिस्तान की कौम के मिलियन डॉलर जो है वो उस कंपनी को देने पड़ रहे हैं। ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कीमत है जो आपने बुलंद बांग दावे किए थे और झूठ बोला था। दूसरी बात यह थी जो आपने सबूतों का कहा है, तो मैं अर्ज कर देता हूँ। डार साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लोग जमानतों पे हैं। बात यह है कि पनामा कब आया था, जब सबसे पहले आपने शरीफ खानदान पे इल्जाम तराशी शुरू की, जो उनके बेटों की कंपनी निकली थी, मियां साहब का नाम भी उसमें नहीं था, वो आया था अप्रैल 2016 में। आज 5 साल से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है। आपके पास अगर सबूत हैं, कोई आपके पास चीज ऐसी निकली थी, तो इस वक्त तक आपको उन केसेस में करप्शन की देनी चाहिए थी मियां नवाज शरीफ को या उनके खानदान के किसी और फर्द को। आपने 2 मियां नवाज शरीफ को घर भेजा अकामा की बुनियाद पे कि उनके पासपोर्ट पर दुबई का वीजा क्यों लगा हुआ है, और तनख्वाह वो बेटे से ले सकते थे, नहीं ली। इस गुफ्तगू के ऊपर और इतना एक मुतनाज़ा फैसले की वजह से आपने मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेजा। पूरी कौम ने ये बात देखी है। और फिर जो आपने बात की कि मियां साहब कब आ रहे हैं, लेकिन ये फैसला जाहिर है पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी जो उनकी सेहत के मामलात हैं वो, और जो यहाँ पे एक वन साइडेड ऑपरेशन अपोजिशन के खिलाफ हो रहा है, उनके खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये सारे मामलात आपके सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और बात जरा क्लियर कर दीजिएगा, एक और बात क्लियर कर दीजिएगा कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये नवाज शरीफ साहब के साथ कोई मुशावरत के बाद दी हैं या ये उनके जाती बयानात तसव्वुर किए जाएं? देखिए, बात मुख्तसर सी इसकी आप ये कहें कि तशरीह है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपना एक माइंड रखते हैं, पार्टी के सदर हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मियां नवाज शरीफ साहब को ना बड़ा भाई बल्कि अपना कायद कहते हैं। और फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का होता है, जो हतमी फैसला होता है वो पूरी पार्टी पे लागू होता है। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, अपने ख्यालात जो है वो मीडिया के सामने रखे, लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ, पिछले 35 साल जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे हूँ, और फैसला वही है जो मियां नवाज शरीफ साहब का होगा। उसके बाद मेरा ख्याल है इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश रहती नहीं। तो चले, शक व शुबा कोई नहीं है। अब हम ये मान ले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में मुफाहमत की सियासत के ऊपर आ गई है, एटलीस्ट ये पिवटल पॉइंट है मुफाहमत की सियासत का। देखें, एक बात ध्यान में रखें अनिका कि मुफाहमत अगर इसका नाम है कि आपने दूसरी टीम को या पार्टी को साथ लेके चलना है, तो ये हमेशा हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन को, दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलते हैं, अहम कौमी को मुशावरत से तय करते हैं। हमारे दौर में मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जितने भी पार्लिमानी लीडर होते थे कौमी असेंबली में, अपनी अपनी सियासी जमातों को उन्हें मुशावरत के लिए बुला लिया करते थे। वो प्राइम मिनिस्टर चैम्बर होता है कौमी असेंबली में, वहां पे या आप अपने ऑफिस में पार्लिमानी लीडर्स को बुलाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं। और अगर कोई बड़ा सानिया, जैसे हमारा जो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ पेशावर में, तो उन्होंने बकायदा आल बुलाया, पार्टी, यानी आप यही चीज एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये आल पार्टीज बुलाएं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनके अंदर ना वो शऊर है, ना वो संजीदगी है, और ना वो सियासी अंदाज है कि ये वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब, ये पॉइंट मुझे जरा उस्मान डार साहब, ना आप में शऊर है ना आप में संजीदगी है, हुकूमत आप चला रहे हैं, मुफाहमत आपको करना आती नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट आप ये कर रहे हैं कि ऑपोजिशन आपके पास मुफाहमत के लिए आए। करेक्ट और रॉन्ग? देखिए, तारिक फजल चुई साहब मेरे भाई, इनका एक तो जो हल्का है, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, पहाड़ी इलाका है, ये सारा ऊपर मारगला हिल्स, ये एंजॉय कर रहे हैं मौसम। आजकल अगस्त में बादल होते हैं, पाकिस्तान की सियासत से ये मेरा ख्याल है डिस्कनेक्टेड है।
और वो टॉक तो शो बड़े पे आगे निकल आगे गए। पीएमएलएन के सारे फिर जलसों के ये अंदर दो बड़े आगे आगे। बातों का जवाब दे दे मुझे जरा, सुन ले ना भाई मेरे, अब हौसले थे, सुन ले जरा। वो कह रहे कनेक्टेड हूं मैं कोई अगर कनेक्टेड हो तो इन्हें पूछने वाली बात है। इनको प्राइम मिनिस्टर ने हमने दावत दिया है, बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम करते हैं अगले इलेक्शन पे। 2017 की इन्होंने रिफॉर्म्स की, इलेक्टोरल तरीही रिफॉर्म्स थी, उन्हीं के ऊपर इन्होंने चार्जशीट कर दी, धांधली हो गई है। यही कह रहे हैं ना 2018 में धांधली हुई है, ठीक है। तो इनसे पूछने वाली बात है 2017 जो इलेक्शन एक्ट है, क्या इस्लाहात लेके आई थी पीएमएलएन? अपनी ही इस्लाहात पे चार्जशीट कर दी। फिर हमने इनको अकाउंटेबिलिटी पे दावत दी, आए मिलके कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो भी मुल्क में जिसपे इनको इत्मीद हो, हम पे हो, विच हंटिंग, आपके ऊपर कोई एक इशू के ऊपर तो बैठने को तैयार नहीं। ईवीएम्स की बात कर रहे हैं, ईवीएम्स पे दावत देते हैं, उस पे नहीं आते जी, उसके ऊपर तो सेनेट की कमेटी बनी हुई है ना, लेकिन आते ही नहीं है, सुनते नहीं इनके क्या बयान आता जी, वो धांधली का पहले ही प्लान तैयार कर लिया है। बुनियादी तौर पे ये हमेशा चोर दरवाजों से आए हैं और हमने चोर दरवाजे इस दफा अंदर से ताला लगा के चाबियां फेंक दी हैं। वैसे बड़ी मजे की बात ये है, चोर दरवाजों से नहीं आप घुस सकेंगे। हर कोई ये कहता है अगला चोर दरवाजे से आया है, ये चोर दरवाजे सारे मिलके बंद क्यों नहीं कर देते? मुस्कुराहट बता रही है, किनको पता चोर दरवाजा कौन सा है। जी डॉक्टर साहब चोर दरवाजों से आते हैं और एकदम हमने चोर दरवाजा अंदर से कुंडी लगा ली है। मतलब घुसे ये भी उसके बाद नहीं हमने अंदर जाके बंद किए हैं मेरे भाई, बंद कर दिए। जो ऐसे दरवाजे आपने रखे हुए थे ना, हमने ताले लगा दिए। हमने अंदर से कुंडी लगा ली है। मतलब ये कि आप इस चोर दरवाजे से कोई नहीं आएगा, हमने अंदर से कुंडी लगा ली है। आप लोग अब इशू की बात करो, तो कर दी है, कोई दरवाजा नहीं है अंदर आने के लिए। अच्छा चले आप ये सारे मिलकर, सारों को चोर दरवाजों से मसला है, ये सारे चोर दरवाजे मिलकर बंद क्यों नहीं बंद कर दिए हमने? वो कह रहे हैं उम्मीद लगाई हुई है, अब बंद है दरवाजे भाईजान। अब हम परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, ये इश्यूज की बात करें, खत्म बात है। लेकिन ये पूरा जोर लगा रहे हैं मरियम नवाज, उनका तकब्बुर, उनका बयानात, ये हमें पूरा जोर लगा रहे हैं 2 तिहाई अक्सरियत दिलाने के लिए। ये कल मेरे साथ एक निजी प्रोग्राम में थे। This is a very big claim. हाँ, ये जिस तरह की देखे, 2 क्लीन स्वीप तिहाई किया हमने, अक्सरियत आएगी अगली आजाद बार। कश्मीर पंजाब में क्लीन स्वीप किया हमने, 11 में से 9 सीटें ले गए हैं। ताजी जो इनको हमने इबरतनाक शिकस्त दी है सियालकोट में, वोटर हमने 60,000 लिए, इन्होंने पहले से 5,000 कम लिए हैं। हम इनके 5,000 वोटर का अगवा करके ले गए थे, इनका वोटर डिमोरलाइज हो चुका है। रियासत मुखालिफ बयानियां, प्रो मोदी बयानियां, हिब्बुल्लाह से उधर हमदुल्लाह से मुलाकातें लंदन में, वो शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, मैं आपके प्रोग्राम में वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता जिस शख्स को मियां नवाज शरीफ लेके बैठे थे। ये लोग बड़ी तेजी से, कल एक निजी प्रोग्राम में मुझे कहते हैं मरियम नवाज हमारी सेंटर फॉरवर्ड हैं और जो मियां शहबाज शरीफ हैं वो डिफेंडर हैं, वो रोकते हैं गोल ना हो शहबाज शरीफ क्या जाए। है? मैंने इन्हें ये शहबाज कहा शरीफ क्या है आपकी कि नज़र? मरियम मेरे नजदीक वो ऐसे गोलकीपर हैं क्योंकि वो रोकते हैं कि हमारी पार्टी में कोई नुकसान ना और हो जाए। नवाज शरीफ साहब क्या? लेकिन मरियम नवाज ऐसी जबरदस्त स्ट्राइकर हैं कि वो दुश्मन पोल की बजाय, पीटीआई के पोल में गोल की बजाय पीएमएलएन के पोल में गोल कर देती हैं। चाचा भी वो गोल नहीं रोक पाता है, ऐसी जबरदस्त स्ट्राइकर हैं वो। अगली बारी पीटीआई 2 तिहाई अक्सरियत से आ रही है, ये आप क्लेम कर रहे हैं। और 2023 तारक फजल चौधरी भी हमारी तरफ ही होगा, ये भी पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है, ये बहुत बड़ा क्लेम है। मैं इस क्लेम के बारे में बात करूंगी, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है। फॉर अनदर शो वी लीव दैट, बट उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगली बारी तारिक फजल चौधरी साहब भी इनकी तरफ होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्लेम, इसके बारे में बात करेंगे किसी और शो में। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे और अफगानिस्तान के हवाले से फिर अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सियासत के बाद अब बात करेंगे रीजनल पॉलिटिक्स और मामलात बहुत तेज़ी से इस खत्ते के अंदर तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे असरात क्या होंगे, ये एक अहम सवाल बनता है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया, जहां तालिबान आधे से ज़ायद अफगानिस्तान के अजला पर काबिज हो चुके हैं और एट दिस पॉइंट इन टाइम अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकाबला करने में दिक्कत आ रही है। वहीं वॉशिंगटन डीसी से तालिबान के खिलाफ बयानात उठ खड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले यह खबर भी आने लगी थी कि पाकिस्तान के हमसाए अफगानिस्तान में क्या एक बार फिर
जो यूएस की एयर स्ट्राइक्स हैं उसका मामला शुरू होने जा रहा है या नहीं? बहुत सारे तरफ से इंदिए भी आ रहे हैं, क्या होने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, किस तरीके से हम पर असरअंदाज होगा, क्या हम तैयार हैं या नहीं? पहले ही पाकिस्तान 30 लाख अफगान महाजरीन को एट दिस पॉइंट होस्ट कर रहा है। जब लास्ट टाइम अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए थे और अफगानिस्तान के लोगों ने नकल मकानी की थी, बहुत सारे लोग आज भी इधर ही मौजूद हैं और यहाँ ज़िंदगियाँ शुरू कर चुके हैं। उनको वापस भेजना तो एक चैलेंज था ही था, लेकिन अब एक और चैलेंज खड़ा हो चुका है कि क्या वहाँ से और लोगों का आना तो नहीं होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज़ अफगानिस्तान में 30,000 लोग नकल मकानी कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या होने जा रहा है? हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। एम्बेसडर सैयद अबरार हुसैन, साबिक सफ़ीर हैं, अफगानिस्तान में भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। एम्बेसडर साहब, अफगानिस्तान फौजी इनखला जब हुआ अमेरिका का, तो उस टाइम पे ये सोचा जा रहा था कि जी अफगानिस्तान के मामलात बेहतर हो जाएंगे। 20 साल तक अमेरिका रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो बिल्ड किया ही होगा, लेकिन कलई तब खुली जब रातों रात बगराम एयरबेस को खाली किया गया और उसके बाद से खाना जंगी रुकने का नाम नहीं ले रही। एम्बेसडर साहब, क्या अफगानिस्तान एक टिकिंग टाइम बॉम्ब तो नहीं बन गया इस रीजन के लिए? जी, असल में जब अमेरिकन्स का और तालिबान का मुआहदा हुआ दोहा में, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि इसके फ़ौरन बाद इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू हो जाएगा और तालिबान बाकी अफगान स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर किसी नतीजे पर, किसी मुआहदे पर पहुंचेंगे, जिसमें ख़ास तौर पे सीज़ फायर और दूसरा अफ़गानिस्तान के फ्यूचर का एक पॉलिटिकल मैप, इन दोनों चीज़ों पे इत्तेफाक करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 1.5 साल गुजरने के बावजूद वो मुआहदा नहीं हो पाया। जो दोनों पार्टियों के दरमियान बातचीत थी, जो मज़ाकरात थे, वो किसी तरफ भी नहीं चल पाए और एक स्टेलमेट का शिकार हो गए। जब अमेरिकन ने कहा था हम जाएंगे, तो अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब ने ये कहा था कि हमारी अफवाज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस काबिल हैं कि वो अफगानिस्तान की हिफाजत कर सकें, अपने लोगों की हिफाजत कर सकें और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए लड़ सकें। लेकिन अब जब प्रैक्टिकली अमेरिकन चले गए हैं और इन अ वे ये कहिए कि 1.5 साल होने को आया है और कोई इंट्रा अफगान एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो सूरत हाल सबके सामने है। अब इसमें तो अच्छा, ये जो सूरत हाल सामने है एम्बेसडर साहब, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। अब हमारे रीजनल पावर्स जो हैं या रीजनल स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, रशिया एंड इंक्लूड चाइना इन दैट एज वेल, ये भी हरकत में आ गई हैं। अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी मुल्क, एटलीस्ट रीजनल ममालिक, ये नहीं चाहते कि बदअमनी होती रहे। और इसी मामले में रशिया, पाकिस्तान, चाइना के किरदार को आप कितना ज़्यादा अहम समझते हैं, एंड ईरान के किरदार को भी? जी बिल्कुल, ये जिन चारों ममालिक का आपने जिक्र किया, चाइना, रशिया, ईरान और ख़ुद पाकिस्तान, ये सब वो ममालिक हैं जो ख़ित्ते में अमूमी तौर पे और अफ़गानिस्तान पे ख़ास तौर पे अमन के हामी हैं और सबकी मुसलसल ये कोशिश रही है कि उसमें जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना में भी मीटिंग्स होती रहीं, रशिया में भी होती रहीं, पाकिस्तान ने भी कई दफ़ा मुख्तलिफ अफ़गान ग्रुप्स को पाकिस्तान में बुलाकर होस्ट किया, तालिबान भी यहाँ आए और इन सब ने मिलकर मुसलसल ये कोशिश की कि दोनों पार्टियों को इनकरेज किया जाए कि वो आपस में सुलह और, लेकिन एम्बेसडर साहब, सुलह वाला काम तो अब नजर ही नहीं आ रहा। सो व्हाट नेक्स्ट? यानी अगर सुलह करनी होती तो अब तक तालिबान कर चुके होते सुलह, और अब तालिबान एक हायर ग्राउंड पर मौजूद हैं। अफगान हुकूमत अपने जो उनके कब्जे के अंदर इलाके थे उनको सेफगार्ड करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। तो अब तो तालिबान हायर ग्राउंड पे हो गए, अब कौन सी सुलह, कौन सी मुफाहमत, कौन सी बातचीत, क्या होगा? देखिए, अभी भी एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पे दोनों को आमादा किया जा सकता है सुलह पे। मसलन ये कि तालिबान अगर बाय फोर्स आ जाते हैं तो उनकी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम होगी, और उनके लिए भी बेहतर यही है कि वो बातचीत के जरिए से एक रास्ता हमवार करें। और उसके लिए कुछ दिन पहले उनके तर्जुमान ने कहा था कि अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, अशरफ गनी की हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, तो वो मिल बैठकर और एक ऐसी हुकूमत बनाने पर तैयार हैं जिसमें बाकी स्टेक होल्डर्स भी शामिल हों।
तो ये वसीउल बुनियाद हुकूमत बन सकती है अगर दोनों तरफ से ऑब्स्टिनेसी ख़त्म हो जाए, अपनी अपनी ज़िद पर जो अड़े रहने वाला मामला है वो न रहे, तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई ऐसी अच्छी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन उसके लिए अफ़गान हुकूमत को भी कुछ हिम्मत से काम लेना होगा और ज़ाती मफाद के बजाय अफगानिस्तान का पूरा जो कौमी मफाद है उसको देखना होगा। पड़ेगा। लेकिन एम्बेसडर साहब, एक पाकिस्तान के लिए जो तशवीश की मामला है, तशवीश की बात है, वो ये कि हम कोशिशें कर रहे हैं। हमने पहले भी अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ पनाह दी थी, हमने अपने भाइयों की तरह, जिस तरीके से किसी ज़माने में अंसार और महाजरीन वाला मामला था, हमने कोशिश की थी कि हम उनको पूरे तरीके से सेटल कर पाएँ। लेकिन अब भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। 30,000 लोग एवरी डे नकल मकानी कर रहे हैं। पाकिस्तान अब किधर खड़ा हो, उसको क्या स्टैंस लेना चाहिए, बिलखुसूस एक ऐसे मौके पर जहां शायद हमसे ये तवक्को भी की जाए कि बहुत सारे अफगान महाजरीन को भी हम एक्सेप्ट करें, और साथ ही साथ हम लोग जो है वो उनकी बातें भी सुने जो हुकूमत वहाँ बातें कर रही है। आपको पता है अमरुल्लाह साले जैसे लोगों ने क्या क्या मुज़ाहक़ाकेज़ बातें की पाकिस्तान के हवाले से। जी, असल में जो उनकी बातें हैं वो तो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब लोग पूछते हैं पाकिस्तान का क्या रोल है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का एक रोल एस्केप गोट का भी है। सही। जब उन्हें कोई और वजह समझ में नहीं आती अपनी नाकामियों की, तो वो मलबा पाकिस्तान पे डाल देते हैं। और ये उनकी एक पुरानी रिवायत है, ख़ासतौर पर अमरुल्लाह साले की। राइट। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने मुहाजिरीन वाली बात की है, हमें यकीनी तौर पे उस पे तैयार रहना चाहिए। अगरचे हमारी कोशिश ये होगी, और हमारी तरफ से कुछ बयानात भी ऐसे आ चुके हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि राइट। मुहाजिरीन को यहाँ होस्ट कर सके। राइट। एम्बेसडर साहब, वक्त खत्म हो गया, बट थैंक यू सो मच फॉर योर 2 सेंट्स ऑन दिस टॉपिक एज वेल। नाज़रीन, जाते जाते अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो तो है, लेकिन मुल्क के अंदर कोविड की सूरत हाल बतदरीज बिगड़ती जा रही है। और पाकिस्तान में आज यानी पिछले 24 घंटों के अंदर सबसे ज़्यादा डोजेजेस दी गई। 10,72,000 से ज़ायद कोविड की वैक्सीनेशन की डोजेज दी गई। और पाकिस्तान में पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर 18वां मोस्ट वैक्सीनेटेड मुल्क बन गया और पूरे एशिया के अंदर 6th मोस्ट वैक्सीनेटेड मुल्क बन गया। हमारे यहाँ 71% जो टोटल रजिस्टर्ड सिटीजन्स हैं उनको डोजेज दी जा चुकी है। ये NCOC की तरफ से कुछ स्टेटिस्टिक्स आए थे जो कि मैंने आपके सामने रखने भी थे, इसलिए भी ताकि आपसे भी दरख्वास्त की जा सके कि अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो खुदा रह जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि मुल्क को कोविड से भी बचाया जा सके। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे और आगे बढ़ता रहे, अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।